पिछले सेशन में हमने क्या बात की थी बेटा? हमने बात की थी कि हर सेल को ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए, यही बात की थी। क्यों? ग्लूकोज और ऑक्सीजन से वो क्या बनाएगा? एटीपी बनाएगा, एटीपी बनाएगा और CO2 रिलीज करेगा। हर सेल की रिक्वायरमेंट है ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ताकि वो एटीपी बना सके, एनर्जी ले सके। एटीपी उसका एनर्जी का पैकेट है, हर सेल को एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए दो चीज़ें चाहिए उसे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। क्या बनेगा? एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑक्सीजन ब्लड से आती है सेल में, और ये CO2 निकल के ब्लड में ही जाती है। अब ब्लड में ऑक्सीजन कहाँ से आई? रेस्पिरेटरी सिस्टम से, ठीक है। CO2 जो ब्लड में निकल के गई वो अल्टीमेटली बॉडी से बाहर कैसे निकलेगी? रेस्पिरेटरी सिस्टम से। पिछली क्लास में यही बात की थी ना हमने, इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम किया था ना, दैट आपकी बॉडी में जितनी भी ऑक्सीजन आ रही है आपके ब्लड में, वो आपके नॉस्ट्रल से एंटर कर रही है, नाक के छेद से एंटर कर रही है, अल्टीमेटली आपके लंग्स में जा रही है, लंग्स से ब्लड में जा रही है। यही बात हुई थी। तो आपका ये जो नॉस्ट्रल से लेके पूरा लंग्स तक का पार्ट है, इसको हमने क्या कहा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा है। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेजर काम है इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेना और ब्लड में डाल देना, फिर ब्लड से CO2 लेना और इन्वायरमेंट में CO2 बाहर फेंक देना। इतनी बात हो गई थी। पिछली बार हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर डिटेल में किया था। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पिछली वीडियो में जाइए और वो पहले स्ट्रक्चर करके आइए, ठीक है, फिर आप ये वाली बात समझ पाओगे। आज हम करेंगे स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स में ही आप समझ पाओगे कि रेस्पिरेशन क्या है, ठीक है। जब आप स्टेप्स देखोगे तो आपको पता चलेगा रेस्पिरेशन क्या है। स्टेप्स देखते हैं क्या है बेटा। पहला स्टेप है ब्रीदिंग, अभी बताऊंगी क्या है। दूसरा स्टेप है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। बेटा ये स्टेप्स तुम्हारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, सेम नाम से नहीं दिए हुए हैं पर दिए हुए हैं, इनको ध्यान से देखना है। अगर आपको ये स्टेप्स समझ में आ गए, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। इन स्टेप्स के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। इंटरनल रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब इन स्टेप्स को समझने के लिए तुम्हें बॉडी के थोड़ा सा स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट समझना पड़ेगा। देखो बेटा, अगर मैं यहां पे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बना लूं तो बुरा तो नहीं मानोगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम को तुम जानते हो, बोलो। नॉस्ट्रल, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, अल्टीमेटली लंग्स। ब्रोंकाई के आगे मैं फर्दर डिवीजन नहीं बना रही हूं, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, अभी कुछ नहीं बना रही हूं। मैं सिर्फ यहां पे एक चीज बनाना चाहती हूं तुम्हें समझाने के लिए कि अल्टीमेटली कर आके यहां पे एक जाइंट एल्वियोलाई बनाना चाहती हूं, मैं एल्वियोलस बनाना चाहती हूं। अल्टीमेटली ऑक्सीजन यहां से घुस के बेटा, ऑक्सीजन रिच एयर यहां से घुस के अल्टीमेटली एल्वियोलाई में आ जाएगी, ठीक है। ये तो बात हो गई रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अब इसके साथ सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे कनेक्टेड है?
बहुत बार हम लोग ये क्लासेस में कर चुके हैं, कम से कम 3-4 बार कर चुके हैं जब से मेरे लेक्चर आने शुरू हुए हैं यूट्यूब पे। एक बार फिर से जो बच्चे नए हैं सुनो। ये हार्ट है, हालांकि हार्ट ऐसा दिखता नहीं है तो थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, थोड़ा और सेंसिबल बनाते हैं। हार्ट यहाँ पे कहीं होता है, बट मैं अभी एनाटॉमिकल डायग्राम नहीं बना रही हूँ, मैं एक कार्टून बना रही हूँ तुम्हें बताने के लिए कि कैसे होती हैं चीजें, ठीक है। मान लो ये हार्ट बना लेते हैं। ये क्या है, ये वाला हाथ कौन सा है, लेफ्ट एट्रियम है ये, और ये नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहां से क्या आया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया। डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहां से आके वेंट्रिकल्स में पंप हुआ। वेंट्रिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां जाता है, जिन बच्चों को नहीं पता कोई बात नहीं, मैं बता रही हूं क्या हो रहा है। देखो, तुम्हारा हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि टिश्यूज उस ऑक्सीजन को यूज कर चुके हैं। यहां देख रहे हो ना, टिश्यू ने इस ऑक्सीजन को यूज कर लिया ना, तो अब इस ब्लड में, इसको मैं ब्लू कलर से दिखाती हूँ डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, अब इस ब्लड में ऑक्सीजन बहुत कम हो चुकी है और टिश्यूज ने क्या रिलीज कर दिया, यहाँ पे CO2 रिलीज कर दिया। तो ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है बेटा, इसमें ऑक्सीजन बहुत कम हो चुकी है और CO2 भर चुकी है, ठीक है। तो ऐसा पूरा का पूरा ब्लड तुम्हारे हार्ट के लेफ्ट चेंबर में कलेक्ट होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हार्ट इसको लंग्स के पास भेजेगा फिर ऑक्सीजनेट होने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली लंग्स ने ऑक्सीजनेशन करनी है ना। तो हार्ट के लेफ्ट चेंबर्स में कलेक्ट होता है ये ब्लड। ये ब्लड यहां से आया, बड़ी बड़ी वेन से आया, पहले एट्रिया में घुसा, ये वाला ऊपर वाला पार्ट एट्रिया है, ये नीचे वाला पार्ट वेंट्रिकल है, फिर ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो वेंट्रिकल में चला गया। ऐसे ही होता है ना, हार्ट जो होता है 4 चेम्बर्ड स्ट्रक्चर है, ऊपर 2 एट्रिया है, नीचे 2 वेंट्रिकल है। हार्ट, मेरा हार्ट लगा लो तुम, तो जो भी इंटरनल ऑर्गन हम पढ़ते हैं हमेशा सामने वाले बंदे का पढ़ते हैं। जैसे तुम अगर पढ़ रहे हो तो तुम एक ऐसे बंदे के इंटरनल ऑर्गन्स पढ़ रहे हो जो तुम्हारे सामने खड़ा है ना। तो इस साइड वाले उसके राइट साइड वाले पोर्शन हो गया, इस साइड वाला उसका लेफ्ट साइड वाला पोर्शन हो गया, है ना। तो इस साइड वाला राइट एट्रियम हो गया इस बंदे का, और इस साइड वाला राइट वेंट्रिकल हो गया इस बंदे का। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल हो गया। तो राइट एट्रियम में पूरी बॉडी का डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट होकर आ गया कि यार मुझे ऑक्सीजन चाहिए, अब मैं क्या करूं, मेरी ऑक्सीजन खत्म हो गई है। एट्रिया हमेशा ब्लड कलेक्ट करते हैं। एट्रिया ने देखो यहां से ब्लड कलेक्ट किया, ये एट्रिया यहां से ब्लड कलेक्ट किया, फिर एट्रिया पंप करता है, वेंट्रिकल में पुश करता है ब्लड को, वेंट्रिकल में पुश कर दिया। अब वेंट्रिकल में जाने का फायदा क्या है, वेंट्रिकल इसको लंग्स में पुश कर देगा, क्योंकि लंग्स ने ही तो उसको ऑक्सीजन देनी है ना डीऑक्सीनेटेड ब्लड को। देखो मैंने वही बनाया, यहां से जो वेंट्रिकल है इसने, ये रहा तुम्हारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये लंग्स में जा रहा है, चला गया। लंग्स में ऑक्सीजनेट होकर आएगा, ऑक्सीजन लेकर आएगा। तो इसको मैं सिंपली ऐसे बना लेती हूं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आता है, हार्ट से लंग्स में गया, ऑक्सीजनेट हो गया, ऑक्सीजन मिल गई। अब वो सीधा बॉडी में नहीं चला जाएगा, वो वापस हार्ट में आएगा। आ गया देखो बेटा हार्ट में, हार्ट के कौन से पार्ट में आया, एट्रिया में आया, लेफ्ट एट्रिया में आया। अब इसने किस में पुश किया, लेफ्ट वेंट्रिकल में पुश किया, ये लो नीचे चला गया ब्लड। अब वेंट्रिकल इसको कहां पुश करेगा, कहां पुश करेगा बेटा, आर्टरीज के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में पुश करेगा। ऑर्गन 1, ऑर्गन 2, कुछ भी बना लो, ऑर्गन 3 कैसे ही बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें पुश करेगा। यहां पे टिश्यूज होंगे हमारे, टिश्यू होगा तो सेल होगा। अल्टीमेटली सारी की सारी ऑक्सीजन जो है फिर से सेल्स में चली जाएगी
और ब्लड फिर से डीऑक्सीनेटेड हो जाएगा और डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहां से कलेक्ट होकर फिर से हार्ट में चला जाएगा। ये प्यारे बच्चे जो भी मेरे लेक्चर लगाते हैं उन्हें ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो नए बच्चे हैं कोई बात नहीं बेटा, इस डायग्राम पे ही पूरा चैप्टर बेस्ड है। दोबारा समझो मैंने क्या कहा है। हार्ट, ये बीच वाला पोर्शन हमारा हार्ट है, अभी समझ में आ रहा है ये वाली बात, ये वाला पोर्शन हमारा हार्ट है। दोबारा मेरे साथ रिवाइज करो। अभी हमारी बॉडी में क्या होता है बेटा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड सारा का सारा हार्ट में कलेक्ट होता है। कौन से चेंबर में कलेक्ट होता है, एट्रिया में कलेक्ट होता है बेटा, और एट्रिया भी कौन सा, राइट एट्रिया में कलेक्ट होता है। ठीक है, अब मेरे से जब भी तुम्हें एग्जाम में ऐसी बात आए तो इमेजिन करना कि मैंने कैसे बताया था। एट्रिया में कलेक्ट होता है, ठीक है, एट्रिया से वेंट्रिकल में पुश होता है, वेंट्रिकल से लंग्स में पुश होता है। यहाँ पे इसको ऑक्सीजन मिलती है क्योंकि लंग्स का क्या काम था, यहाँ से बाहर से ऑक्सीजन लेके आना काम था इसका। लंग्स में ऑक्सीजन है, लंग्स में जाके ब्लड ऑक्सीजन कलेक्ट कर लेगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखो यहाँ पे आ गया वापस लेफ्ट एट्रियम में, यहां से वेंट्रिकल में चला गया। वेंट्रिकल ने इसको पुश कर दिया पूरी बॉडी में, क्योंकि बॉडी को ही तो जरूरत थी ना ऑक्सीजन की। तो इस ब्लड को, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको हमने बॉडी में पुश कर दिया। बॉडी में हमने इनको वेरियस ऑर्गन्स में डाला। ये ऑर्गन है। अभी हमने ये वाली बात शुरू भी नहीं करी है बेटा, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने ये बात पहले नहीं पढ़ी है मेरे लेक्चर्स में, ठीक है। जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो थोड़ा पेशेंटली वेट करेंगे। मुझे पता है तुम लोगों को ये चीज़ आती है, लेकिन बेटा बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं आती है, ठीक है। तो मुझे एक बार बता लेने दो। फिर ऑर्गन में जाके, ऑर्गन किस चीज़ से बने होते हैं, मेरे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, चाहे स्टमक हो, चाहे लिवर हो, चाहे पैंक्रियाज हो, सारे के सारे सेल्स से बने हुए हैं। सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, तो इस ब्लड ने यहां पे जाके ऑक्सीजन दे दी सेल्स को। ये ऑर्गन जो बनाए हैं मैंने सेल्स से बने हुए हैं, ऑक्सीजन दे दी बेटा। अब ये फिर से डीऑक्सीनेटेड हो गया, फिर से हार्ट में चला गया। ये वाला डायग्राम जिन बच्चों को नहीं पता है प्लीज इसकी फोटोग्राफ क्लिक करो, क्योंकि अब मैं इसका सिंपलर डायग्राम बनाने वाली हूं। अब यहां से हमारी बात शुरू होगी कि स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होते हैं। ओके, चलो, जिसको नहीं पता है इसकी प्लीज फोटोग्राफ क्लिक करो, इसको कॉपी में बनाओ, इस डायग्राम को याद रखो बेटा। यू आर डन होपफुली। अब मैं इसी डायग्राम को सिंप्लीफाई करके बना रही हूं, इसको मिटा रही हूं, सिंप्लीफाई करके बना रही हूं। अब क्या मैं ऐसे बना दूं, यहां पे रेस्पिरेटरी सिस्टम बना दूं सिंपल। सीधा एल्वेलाई बना दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये क्या है, ये नोज है। जो बच्चे डर गए हैं कि ये पता नहीं क्या ही बन गया है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बन गया। अब ये मैं हार्ट बना रही हूं, यहां पे हार्ट के 4 चेंबर्स बना रही हूं। मैं ये बनाना चाह रही हूं कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स में जाता है, या और भी सिंपल बना देते हैं, ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और भी सिंपल बनाते हैं। रुको, इसको और सिंपल बनेगा ये भी, रुको। ये एल्वेलाई है, ये हार्ट है। यहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड एल्वेलाई के पास गया, एल्वेलाई ने इसको क्या दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया। ये ऑक्सीजनेट होके वापस आया हार्ट में, ये डायरेक्शन चली हुई है अभी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से गया, टिश्यूज वेट कर रहे थे,
ये कोई भी डीऑक्सीनेटेड सेल है, कोई बात नहीं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, डरो मत, अभी समझा रही हूं, डायग्राम पूरा बनाने दो, पहले रुक जाओ। आई होप ये पूरा क्लियर आ रहा है। देखो ये बहुत सिंपल डायग्राम है उसी बात का जो मैंने तुम्हें अभी समझाने की कोशिश करी थी। देखो सेम बात है बच्चों, देखो यहां पे एल्वुलाई है, हार्ट, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये मैंने ब्लू से बनाया तो यहां पे डीऑक्सी ब्लड लिख दूं, हार्ट डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जा रहा है, पुश कर रहा है एल्वुलाई में, यहां पे इसकी ऑक्सीजनेशन हो रही है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो वापस हार्ट में आ रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट पुश कर रहा है सेल्स को, सेल्स इससे ऑक्सीजन छीन लेते हैं, फिर से डीऑक्सीनेट हो जाता है ये और हार्ट में चला जाता है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम? प्लीज जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ये डायग्राम समझ में आया है कि नहीं आया प्लीज मेंशन करना, ठीक है? अगर नहीं आया होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से समझाऊंगी। सिंपल बात है ये, हार्ट डीऑक्सीनेटेड ब्लड भेज रहा है लंग्स को, वहां से ऑक्सीजनेट होके वापस आ रहा है हार्ट में, फिर हार्ट इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यूज के पास भेज रहा है, फिर टिश्यूज इससे ऑक्सीजन छीन लेते हैं तो ये डीऑक्सीनेटेड होके वापस हार्ट में चला जाता है। यही बात की थी हमने। अभी देखो ऑक्सीजन का अंदर आना एल्वुलाई में, ठीक है, ब्रीदिंग का पार्ट है, ब्रीदिंग का पार्ट है। ब्रीदिंग क्या होती है? ब्रीदिंग के 2 स्टेप्स होते हैं बेटा, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। सांस अंदर लेने को इनहेलेशन कहते हैं, सांस बाहर छोड़ने को एक्सहेलेशन बोलते हैं, ठीक है? तो ऑक्सीजन का अंदर आना, ऑक्सीजन रिच एयर का अंदर आना इनहेलेशन है, लिख दो यहां पे इनहेलेशन। ये आ रहा है वीडियो में, आ रहा है। अब ऑक्सीजन यहां पे आ गई है, ऑक्सीजन यहां पे आ गई है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन यहां पे बहुत ज्यादा है, यहां पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, तो ऑक्सीजन यहां से यहां ट्रैवल कर जाएगी, पहली बात। फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन एल्वुलाई में कम है, सो CO2 यहां पे ट्रैवल कर जाएगा। ऐसा होगा लंग्स में, जब ब्लड आएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा, लंग्स के पास बहुत सारी ऑक्सीजन है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड के पास बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, तो लंग्स में जो एल्वुलाई हैं उन्होंने अपनी ऑक्सीजन ब्लड को दे दी, और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है ना, तो उसने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई को दे दी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया लंग के एल्वुलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। इस पोर्शन को मैं भी डेफिनेशन भी लिखवा दूंगी, अभी सिर्फ समझ लो। एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहां पे लिख देती हूं, कहां पे लिखूं, कहां पे लिखूं? exchange of gases between
alveoli and capillary। समझ में आया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड कैपिलरीज। एल्वियोलाई ने ऑक्सीजन दे दी अपनी, कैपिलरीज ने अपनी CO2 एल्वियोलाई को दे दी। अब यहां पे CO2 भर गई। अब ये CO2 रिच एयर बाहर जाएगी बॉडी से, इसको क्या बोलेंगे हम? एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन और इनहेलेशन को मिला के हम क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग। सो ब्रीदिंग क्या है? बेसिकली when you take in oxygen rich air inside your lungs and then you remove CO2 rich air outside, this is breathing. When you take in oxygen rich air, it is inhalation. When you remove CO2 rich air, it is exhalation. ठीक है, इसका भी मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगी। आई होप तुम्हें समझ में आ गया है। ब्रीदिंग, एक्सचेंज, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इतनी बात समझ में आ गई। अभी इस ब्लड में बहुत सारी ऑक्सीजन आ गई है। ये लो, ये रही तुम्हारी ऑक्सीजन, बहुत ही खुश है ये। ठीक है, ऑक्सीजन आ गई है। अब ये ऑक्सीजन ब्लड में ट्रैवल कर रही है, यहाँ पे हार्ट में चली गई, फिर हार्ट से दोबारा से टिश्यूज में चली गई। अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन आई, अब इसको बहुत ही दुख हो रहा है। क्यों? ये टिश्यू बहुत परेशान है। क्यों परेशान है ये लो, इसके आंसू बन रहे हैं। ये टिश्यू बहुत परेशान है, ये सेल बहुत परेशान है, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। इसने अपनी ऑक्सीजन पहले ही यूज कर ली है एटीपी बनाने में। ये देखो, सेल्स एटीपी बनाने के लिए ऑक्सीजन यूज करते हैं ना। पहली बात मैंने लेक्चर कैसे शुरू किया था कि सेल्स ग्लूकोज और ऑक्सीजन से एटीपी बनाते हैं, यही बात शुरू की थी। अब ऑक्सीजन इसकी खत्म हो रखी है, बेचारा एटीपी बनाने के लिए दुखी हो रहा है, नहीं बना पा रहा। तो ये कहता है ब्लड में जो ऑक्सीजन पड़ी होती है, प्लीज यार मेरे पास आ जा, मैं एटीपी नहीं बना पा रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा। तो ऑक्सीजन भी बेचारी बड़ी दयावान सी कहती, हाय यार तू मेरे बिना मर रहा है यार। अब हमें इंपॉर्टेंस फील करने की आदत होती है ना, हमारे बिना कोई मर रहा हो तो हम कहते हैं यार चल मैं आ ही जाती हूँ, तेरे पास ही आ जाती हूँ। ठीक है, लड़कियां भी ऐसे चूज करती है ना, लड़के जो लड़का ज्यादा मर रहा होता है तो उसके कहती है अच्छा चल ठीक है मैं तेरी गर्लफ्रेंड बन जाती हूँ, ऐसा सा कुछ सीन है। तो ऑक्सीजन विल गो टू दिस टिश्यू। ऑक्सीजन विल गो टू दिस टिश्यू और दिस सेल जो कि डीऑक्सीनेटेड था। अब डीऑक्सीनेटेड सेल में एक गैस पहले से भरी हुई होगी। क्यों डीऑक्सीनेटेड कैसे हुआ? ये जिसने ग्लूकोज प्लस O2 को यूज करके एटीपी बना लिया था, CO2 रिलीज कर रखी है इसने अपने अंदर, इतनी CO2 भरी हुई है इस सेल के अंदर। अब ये CO2 कहेगी यार मैं भी निकलना चाहती हूँ यहाँ से, बहुत ज्यादा दुखी हो रखी हूँ। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी CO2 थी वो यहाँ पे ब्लड में आ जाएगी। That means CO2 comes here and O2 comes here. There is another exchange of gases. एक और exchange of gases हमने पढ़ लिया किसके बीच में? जो ऑर्गन्स में कैपिलरीज जाती हैं, ऑर्गन्स में ब्लड वेसल्स जाती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर सेल्स उनसे ऑक्सीजन खींच लेते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करके कि मैं मर जाऊंगा यार, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, प्लीज दे दे, है ना। तो ऑक्सीजन जो है सेल्स के पास चली जाती है, ठीक है, और CO2 ब्लड में भर जाती है, क्योंकि वो सेल्स के अंदर CO2 भरी हुई थी, तो CO2 आ जाती है ब्लड में। अब ये ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजन छिन गई इसकी, डीऑक्सीनेटेड हो गया, और CO2 भर गई, डीऑक्सीनेटेड हो गया। तो एक और एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। देयर इज अनदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द कैपिलरीज एंड द टिश्यू, है ना। इसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। कहां पे है इंटरनल रेस्पिरेशन बच्चों? ये रही, दिस इज इंटरनल रेस्पिरेशन। अभी दोबारा समझेंगे जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है, कोई बात नहीं, कोई बच्चा नहीं डरेगा यहाँ पे। देखो मेरे बच्चों की खास बात ये होनी चाहिए, जो भी मुझसे पढ़ते हैं, डरना नहीं है किसी भी चीज़ से। देखो मैं तुम्हें अपनी बात बताती हूँ, मैं खुद भी बहुत सारी चीज़ों से डरती हूँ। हाँ, अगर मैं अपने माइंड को कंट्रोल ना करूँ तो छोटी छोटी चीज़ें मुझे डरा देती हैं।
ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा। हमारे फियर्स होते हैं ना बेटा, हमारे मन में बहुत सारे फियर्स होते हैं। ऐसा मत सोचो कि ये फियर्स सिर्फ बच्चों के मन में होते हैं, ये बड़ों के मन में भी होते हैं, ठीक है। और बड़े भी फियर्स से ऐसे ही स्ट्रगल करते हैं जैसे बच्चे स्ट्रगल करते हैं। सो जो भी तुम्हें लगता है कि तुम क्लियर नहीं कर पाओगे, तुम नालायक हो, तुम्हें 10 लोग कहते हैं कि तुम नालायक हो, तुम पता नहीं लाइफ में कुछ बन पाओगे या नहीं बन पाओगे, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ब्लेम करते हैं कि ये बच्चे अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं, पता नहीं हमने इतना इनके ऊपर एफर्ट लगाया, ये वो तुम्हारे फियर्स हैं। उन फियर्स को धीरे धीरे कम करना शुरू करो। फियर्स कम हो जाते हैं जब हम उन्हें कम करना शुरू करते हैं। जब तक हम उनको हावी होने देते हैं ना बेटा अपने ऊपर, तब तक वो हावी रहते हैं। तो जब भी तुम्हें ये डर लगता है कि हमें समझ में नहीं आएगा, चलो भाग जाओ यहाँ से, ये क्लास छोड़ दो, नहीं समझ में आएगा चाहे कुछ भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा बेटा। तुम्हें नहीं समझ में आएगा एक बार, मैं दूसरी बार समझाऊंगी, दूसरी बार में नहीं आएगा, तुम कमेंट सेक्शन में लिखोगे मैम अभी भी नहीं आया, मैं तीसरी बार समझाऊंगी, तुम तीसरी बार लिखोगे मैम अभी भी नहीं आया, मैं चौथी बार समझाऊंगी। कैसे नहीं आएगा? जब मैंने ये सोच लिया है कि मुझे तुम्हें समझाना ही समझाना है, और तुमने ये सोच लिया है कि तुमने समझना ही समझना है, तुमने डॉक्टर बनना ही बनना है, या तुम्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स, किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने ही लाने, तो क्या चीज़ है जो तुम्हें रोक सकती है या मुझे रोक सकती है? कोई भी चीज़ नहीं है ऐसी, ठीक है। सो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, डरना नहीं है। ये विश्वास रखो कि मैडम दोबारा से बताएगी थोड़ी देर में। कितनी बार रिपीट करती हूँ मैं बातों क्लास में? 10-10 बार रिपीट करती हूँ। तुम लोग पक जाते हो कि मैम ये तो मुझे आ गया, इसलिए रिपीट करती हूँ बेटा, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं आया होता है, ठीक है। अगर तुम देख चुके हो पहले ऑलरेडी, तो तुम स्पीड ज़्यादा कर लिया करो लेक्चर की, वो वाला पार्ट निकाल दिया करो, ठीक है। जल्दी स्पीड में सुन लिया करो ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन जिन बच्चों को नया है वो चीज़, वो आराम आराम से सुनो, सब कुछ समझ में आएगा। ये नहीं आ रहा, डरना नहीं है, दोबारा बताऊंगी, ठीक है। कहाँ पहुंचे थे हम? इंटरनल रेस्पिरेशन पे पहुंचे थे। अब इस सेल के पास, अब ये सेल, दिस सेल इज हैप्पी नाउ, ठीक है। दिस सेल, अब यही सेल दोबारा बना रही हूं मैं, आई होप ये वीडियो में आ रहा है। नाउ इट इज वेरी वेरी हैप्पी। व्हाई इज इट हैप्पी? बिकॉज ग्लूकोज तो इसे ब्लड से मिली गई थी, अब इसे ऑक्सीजन मिल गई है दोबारा से। अब ये क्या कर सकता है? एटीपी बना सकता है, एटीपी बना सकता है, और CO2 रिलीज करेगा वेस्ट गैस में। तो इसने यूज कर लिया ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को, अब सेल्स ने यूज कर लिया एटीपी बनाने के लिए, ठीक है। इसी को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं और कुछ नहीं है। दिस स्टेप इज सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या कहा मैंने अभी तक तुम्हें? पहला पार्ट ब्रीदिंग क्या है, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन रिच एयर को लेके आना जिसे इनहेलेशन कहते हैं, और फिर CO2 रिच को बाहर, एयर को बाहर निकाल देना जिसे एक्सहेलेशन कहते हैं। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को मिला के ब्रीदिंग बनता है। ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ, जो बच्चे इंग्लिश में समझ रहे हैं, इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर एंड रिमूविंग CO2 रिच एयर। ब्रीदिंग वाला पार्ट आ गया। अभी लंग्स में ऑक्सीजन भरने का फायदा क्या है? ताकि वो सेल्स इसमें जा सके, ब्लड में जा सके, क्योंकि सेल्स में डायरेक्टली नहीं जा सकती ना ऑक्सीजन। देखो बेटा, ऑक्सीजन गैस है, कोई तो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम होगा ना। अब यहां से ऑक्सीजन आ रही है, सेल यहां पड़ा है, तो यहां पे कैसे जाएगी? वो पहले ब्लड में जाएगी। ब्लड एक ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड में बैठ के कूद जाती है, ब्लड में पहुंच जाती है, ब्लड में आराम से तैरती हुई जाती है, बोट सी चलाती हुई चली जाती है अपनी, ठीक है। फिर जब अपने उस पर पहुंच जाती है, अपनी मंजिल पे पहुंच जाती है, जब सेल्स मिलते हैं उसको जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, फिर ब्लड से जंप बाहर कर जाती है और सेल्स के पास चली जाती है। तो तुम समझ रहे हो, ब्लड वेसल्स जो आर्टरीज होती हैं या कोई भी ब्लड वेसल होती है, वो एक रिवर की तरह है, और ऑक्सीजन ऐसे बैठती है उस रिवर में जैसे बोट पे बैठ गई, क्योंकि उसे ट्रैवल करना है। कहाँ से कहाँ ट्रैवल करना है? लंग्स से वो बैठी थी बोट पे, ठीक है। उस बोट का नाम भी बताऊंगी तुम्हें, पर अभी नहीं। लंग्स से वो बैठी बोट पे, ड्र, मोटर बोट है इसलिए ऐसी आवाजें निकाल रही हूँ, ड्र ड्र ड्र। अल्टीमेटली कहाँ पहुंच गई? एक नदी की एक ऐसी पहुंच गई जिसके किनारे पे सेल्स पड़े हुए हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ऑक्सीजन ने अपनी बोट छोड़ी, कूद गई और सेल्स के पास चली गई। यही बताया मैंने। यहां से बोट पकड़ी ऑक्सीजन ने और यहां से कूद गई।
यहां से यहां ट्रैवल करके, यहां से यहां ट्रैवल करके अल्टीमेटली टिश्यूज में कूद गई। यही हुआ है। तो जब एल्वियोलाई में ऑक्सीजन रिच एयर आती है, उसका ब्लड में चले जाना यहां पे, और जो CO2 भरी हुई है यहां पे, उसका एल्वियोलाई में चले जाना, मतलब एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में एक्सचेंज हो गया गैसेस का। एक्सचेंज का मतलब क्या है? अदला बदली, अदला बदली हो गई गैसेस की। इसको हमने क्या नाम दिया? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल क्यों? ये देखो, ये पहले हो रही है, एक्सटर्नली हो रही है, पहले हो गई, एक्सचेंज हो गया। अभी ब्लड के पास क्या आ गई? ऑक्सीजन आ गई, ठीक है, अपनी बोट में बैठ चुकी है ऑक्सीजन, CO2 रिमूव हो चुकी है, ऑक्सीजन जा रही है, ड्र 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 जा रही है, टिश्यूज के पास पहुंची। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है, कुछ नहीं है। और उसने देखा, अरे ये सेल्स तो मर रहे हैं मेरे बिना, ओह मेरी कितनी डिमांड है यहाँ। उसने अपनी बोट छोड़ी और वो सेल्स में कूद गई, ऑक्सीजन सेल में चली गई। फिर इन सेल्स ने ऑलरेडी CO2 प्रोड्यूस कर रखी थी, ठीक है, वो CO2 इन्होंने ब्लड को दे दी। मतलब सेल्स इसको जो रिवर को है नाले की तरह भी यूज करते हैं, ब्लड वेसल्स को नाले की तरह, गंदे नाले की तरह भी यूज करते हैं। मतलब पहले वो रिवर आ रही होती है साफ सुथरी, उससे अच्छी चीजें ले लेते हैं, फिर उसमें गंदी चीजें CO2 सूटे फेंक देते हैं, नाले में फेंक दो सब कुछ। तो एक और एक्सचेंज हुआ गैसेस का ब्लड वेसल और सेल के बीच में, ब्लड वेसल और सेल्स के बीच में हुआ। सेल्स मतलब अभी टिश्यू के सेल्स के बीच में हुआ। इनको क्या कहेंगे? ये ऑक्सीजन ले लेंगे, CO2 दे देंगे, इनको क्या कहेंगे? इंटरनल रेस्पिरेशन। तो मैं लिख सकती हूं ऐसा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस between blood vessel and tissues। डीऑक्सीनेटेड टिश्यू लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इंटरनल रेस्पिरेशन समझ में आ गई। अल्टीमेटली सेल ने ऑक्सीजन यूज किया, ऑक्सीजन मिल गया उसे, बहुत ही खुश है। देखो ये कितनी बड़ी स्माइली बना रहा है, ये लो, बहुत ही खुश सेल है यहाँ पे। इसने ऑक्सीजन यूज किया, ग्लूकोज लिया, उन दोनों को कंबाइन करके ATP बना दिया। यही तो इसकी मंजिल थी, ATP बनाना। ATP बना दिया और CO2 प्रोड्यूस कर दिया एज अ वेस्ट गैस। इस पूरे प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज बाय द सेल्स टू प्रोड्यूस ATP। इसको एक बार बेटा फोटो खींच लो इसकी, ठीक है, फिर कुछ डेफिनेशंस लिखवाती हूं तुम्हें। चलो, बहुत भरा भरा लग रहा है बोर्ड, मुझे पता है, बट अब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि मैं क्या लिखना चाह रही हूं। ब्रीदिंग की क्या डेफिनेशन लिखेंगे? अब तुम मेरे साथ साथ बताओगे, अब तुम्हें आती है, अब डायग्राम हट चुका है पर तुम्हारे दिमाग में बैठा होना चाहिए। ब्रीदिंग क्या है? इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन रिच
एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ, बोलो एक्सहेलेशन ऑफ, अभी पता है तुमको कौन सा रिच एयर, CO2 रिच एयर। सांस अंदर लेना है ऑक्सीजन से भरी हुई एयर से और CO2 रिच एयर को बाहर छोड़ना है। ये ब्रीदिंग की डेफिनेशन लिख सकते हो अगर तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स में आ रही है तो। सेकंड, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मैंने लिखवा दी है इसलिए मैं दोबारा से नहीं लिख रही हूं, आई होप, चलो लिख देती हूं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग कैपिलरीज एंड एल्विलाई। अल्टीमेटली एक्सचेंज तो एल्विलाई इससे कैपिलरी से ही होता है ना। ब्लड वेसल कौन सी होती है जो एक्सचेंज करती है गैसेस को, न्यूट्रिएंट्स को, कैपिलरी करती है। देन इंटरनल रेस्पिरेशन, अभी तुम लोगों को पता है बेटा, ये जल्दी बोलो। प्यारे बच्चों चलो अब तुम्हें आती है ये चीज बेटा, अब डरना नहीं है, अब हिम्मत से बोलो। क्या पढ़ाया मैंने? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन टिश्यू कैपिलरीज and deoxygenated tissue। इस पेन से लिखने में इतने मजे आते हैं ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ। जैसे तुमने पुराने जमाने में नहीं देखा मूवीज में पत्ते उससे कि बर्ड का पंख होता है जो उससे नहीं लिखते ऐसे करके सब लिख जाते हैं, वो वैसे मजे आते हैं मुझे इससे लिखने में। फोर्थ, सेलुलर रेस्पिरेशन। बस आज की क्लास खत्म करेंगे बेटा, ठीक है? ये 4 डेफिनेशंस लर्न करोगे, आज की क्लास खत्म करेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? यूज ऑफ O2 and glucose by cells to form ATP। ATP बनाने के लिए सेल्स जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज का यूज करते हैं तो उसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इस चैप्टर में हम पहले 3 स्टेप्स को तो और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ब्रीदिंग को, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को, इंटरनल रेस्पिरेशन को। सेलुलर रेस्पिरेशन को नहीं पढ़ेंगे बेटा। सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए एक टोटली अलग चैप्टर है जिसमें तुम पढ़ोगे कि सेल के अंदर कैसे ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, वो एक टोटली अलग चैप्टर है। तो पहले 3 स्टेप्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? नोट डाउन करो इसको। Done. Okay, I hope you have enjoyed this lecture. प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो मैं अगले लेक्चर में दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, ठीक है? अगर समझ में आ रही है तो भी मुझे बताना ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम लोगों को जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे समझ में आ जाता है, ठीक है? I'll see you next time. Bye bye.